वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल एस्पर आइंस्टीन। आज हम स्टार्ट करते हैं आगे की अपन की क्लास। तो फ्रेंड्स, अपन ने पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इसोफेगस के बारे में और स्टमक के बारे में, और अपन ने एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी जिसमें अपन ने 4 लेयर पढ़ी थी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी सीरोसा, फिर मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा में अपन ने 3 टाइप की लेयर पढ़ी थी, म्यूकोसा लेमिना, म्यूकोसा एपिथेलियम पढ़ी थी, ये म्यूकोसा लेमिना एपिथेलियम वगैरह। तो जो सबसे इंटरनल लेयर थी वो कौन सी लेयर थी? म्यूकोसा एपिथेलियम। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन आगे देखते हैं अभी कि जो म्यूकोसा एपिथेलियम लेयर होती है, जो म्यूकोसा एपिथेलियम लेयर होती है स्टमक के अंदर, वही म्यूकोसा एपिथेलियम फोल्ड होकर क्या बनाती है? स्टमक के अंदर ग्लैंड्स बनाती है, और उन्हीं ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, तो दे आर न्यूमेरियस माइक्रोस्कोपिक सिंपल ब्रांच रेटिकुलर ग्लैंड्स फॉर्म्ड बाय द इनवेजाइनेशन ऑफ एपिथेलियम इन द स्टमक। इनवेजाइनेशन ऑफ एपिथेलियम इन द स्टमक का मतलब जो म्यूकोसा एपिथेलियम लेयर होती है वही इनवेजाइनेट अपने आप को फोल्ड करके वहां पर ग्लैंड्स बनाती है जिससे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर इनको मतलब 4 टाइप्स के सेल्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट सेल्स आती है म्यूकस नेक सेल्स। आज अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो अपन स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ना, जिससे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, उनके बारे में। तो म्यूकोसा एपिथेलियम इनवेजाइनेट होकर अपने आप को फोल्ड करके ग्लैंड्स बनाती है, और वो ग्लैंड्स लगभग मतलब नॉर्मली 4 टाइप्स में उनको डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? म्यूकस नेक सेल्स। ठीक है, म्यूकस नेक सेल क्या करती है? सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, जो क्या करती है? HCl का प्रोटेक्शन करती है, HCl से प्रोटेक्शन करती है स्टमक की वॉल का। मैंने आपको बताया था कि जो HCl होता है उसका pH बहुत कम होता है, 1.5 to 2.5 तक होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो इससे स्टमक की वॉल को भी हार्म हो सकता है। तो इसलिए 2 मेजर्स हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहला मेजर तो होता है जो म्यूकस नेक सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करती है म्यूकस का, जो HCl से प्रोटेक्शन करते हैं स्टमक की वॉल का। और दूसरा मेजर मैंने आपको बताया था म्यूकोसा ऑब्लिक लेयर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं के स्टमक के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl। ये फंक्शन होता है म्यूकस नेक सेल का, जो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज आती है पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स। पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स क्या होते हैं? जिनको चीफ सेल्स भी बोलते हैं, 3 नाम है इनके। ये सीक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन का, गैस्ट्रिक लाइपेज का और काइमोसिन या प्रोरेनिन जिसको बोलते हैं। क्या होता है ये तीनों? पेप्सिनोजन एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेज, एक डाइजेस्टिव जूस होता है, एंजाइम होता है जो जाइमोजन सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और इसका फंक्शन ये होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। जो भी हमारा प्रोटीन का पार्ट होता है, कंप्लीटली प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है हमारे स्टमक के अंदर, लेकिन जो कुछ पार्ट जो डाइजेस्ट होता है उसमें कौन हेल्प करता है? कौन सा एंजाइम? पेप्सिनोजन एंजाइम। ठीक है, और उसको सीक्रेट कौन करता है? जाइमोजन सेल्स। ठीक है, तो म्यूकोसा एपिथेलियम इनवेजाइनेट हुई, 4 टाइप्स के सेल्स बने। म्यूकस नेक सेल ने म्यूकस का सीक्रेट किया, जो क्या करता है? HCl का प्रोटेक्शन। दूसरे सेल्स थे पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स और जाइमोजन सेल्स है। उन्होंने क्या किया? पेप्सिनोजन का सीक्रेट किया। पेप्सिनोजन ने क्या किया? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प किया। इसको अपन और आगे पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज वर्ड जहां पर भी आए उसका मतलब होता है वो फैट के डाइजेशन में काम करेगा। ठीक है, तो लाइपेज वर्ड आ रहा है, और साथ में कौन सा वर्ड आ रहा है? गैस्ट्रिक वर्ड। तो गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब वो एंजाइम जो स्टमक सीक्रेट करे और जो फैट के डाइजेशन में यूज आए। ठीक है, तो मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? फैट के डाइजेशन में जो फैट का पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने में यूज आता है। ठीक है, और अगली चीज आती है प्रोरेनिन और काइमोसिन का सीक्रेशन करता है। कौन करता है? पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स। तीनों एक, जो पेप्टिक चीफ और जाइमोजन तीनों एक के ही नाम है। ठीक है, तो प्रोरेनिन और काइमोसिन क्या है? ये एक्चुअली इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। हमारे स्टमक के अंदर जो भी जनरली ज्यादातर एंजाइम्स जो भी रिलीज होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, फिर स्टमक के अंदर आगे सीक्रेट होकर वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो HCl भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, स्टमक के अंदर आके फिर एक्टिव होता है वो। ठीक है, तो आपको जो काइमोसिन और प्रोरेनिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। जो HCl सीक्रेट होता है, HCl वो इसको एक्टिव करता है। उसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है? रेनिन। ठीक है, प्रोरेनिन की फॉर्म में सीक्रेट किया पेप्टिक सेल्स ने,
और उसको HCl ने उसके साथ मिक्स होकर उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसको एक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, रेनिन। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन हमेशा कौन सी फॉर्म करेगी, एक्टिव फॉर्म। तो रेनिन का फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क या कर्डलिंग ऑफ मिल्क। आपने देखा होगा जो जनरल इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे मतलब जो जिनका बर्थ अभी अभी हुआ 2-3 महीने हो रखे हैं उनके बर्थ को, तो वो खाली मिल्क ही पीते, मदर मिल्क। तो उसमें आपने कभी कभार नोटिस किया होगा कि उनके मुंह से वापस दूध बाहर निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। और उसके लिए एंजाइम कौन सा यूज होता है, रेनिन एंजाइम की वजह से ऐसा होता है। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स ने क्या किया, 3 फंक्शन किए। पहला फंक्शन पेप्सिनोजन का सिक्रेशन किया, जिसने प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प की। दूसरा फंक्शन गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन किया, जिसने फैट के डाइजेशन में हेल्प की। और तीसरा फंक्शन इसका प्रोरेनिन का सिक्रेशन किया, जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ रेनिन में। किसने कन्वर्ट किया, HCl ने। और रेनिन ने क्या किया, डाइजेशन ऑफ मिल्क में हेल्प किया। अभी इतना शॉर्ट में याद रखना, आगे उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट आता है ऑक्जेनेटिक सेल्स। ऑक्जेनेटिक सेल्स के भी 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में यूज आता है, ठीक है। इसको भी आगे पढ़ेंगे। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में यूज बनाता है कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक सिक्रेशन ऑफ HCl। HCl की सिक्रेशन कौन करता है, ऑक्जेनेटिक सेल्स, ठीक है। अब HCl क्या करता है, HCl का सबसे पहला फंक्शन होता है जो फूड के साथ बैक्टीरिया आ गए हो, जो फूड के साथ इम्प्योरिटीज आ गए, उनको किल करना, ठीक है। तो किल द बैक्टीरिया, जो फूड के साथ कोई भी ऐसी चीज है जो अपन के स्टमक के डाइजेशन में यूजफुल नहीं है, जो अपन को बीमार कर सकती है, तो उनको किल करने का काम कौन करता है, HCl का फर्स्ट फंक्शन है बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है। HCl का सेकंड फंक्शन है इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना। इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना। अभी अपन ने देखा था कि यहाँ पे देखो, जो प्रोरेनिन या काइमोसिन, दोनों का नाम होना एक ही नाम है। तो प्रोरेनिन और काइमोसिन जो इनएक्टिव फॉर्म में थे, इसको कन्वर्ट किया एक्टिव फॉर्म में। किसने किया, HCl ने, ठीक है। और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म में बाय HCl। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या हो गया, इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। किसका फंक्शन हो गया, HCl का। पहला फंक्शन क्या हो गया, बैक्टीरिया को किल करना, ताकि अपन बीमार ना पड़े, अपन प्योर फूड जाए, फूड का स्पॉइलेज ना हो, ठीक है। और दूसरा फंक्शन हो गया इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना, ठीक है। थर्ड फंक्शन इनएक्टिव अमाइलेज। इनएक्टिव अमाइलेज कैसे, जो अपन फूड खाते हैं उसके साथ सलेवा मिक्स होकर बोलस बनता है, जो फूड प्लस सलेवा को बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके साथ सलेवा मिक्स हुआ, तो सलेवे के अंदर क्या हो गया, सैलिवरी अमाइलेज होगा। तो सैलिवरी अमाइलेज अपन के माउथ तक ही यूज होता है, इसोफेगस तक ही उसका एक्टिव फॉर्म होती है। स्टमक के अंदर जाती है वो इनएक्टिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सैलिवरी अमाइलेज का पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली 6.5 to 6.8 तक का, ठीक है। और HCl का पीएच होता है 1.5 to 2.5 तक का। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के पीएच में। तो वो इसके पीएच 6.8 का पीएच 1.5 के पीएच में काम नहीं कर सकता, तो वहां पे जाके क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और इसका फोर्थ फंक्शन होता है हार्ड फूड को सॉफ्ट फूड में कन्वर्ट करना। कोई ऐसा फूड है जो बहुत हार्ड है, थोड़ा टफ है, अपन के माउथ के द्वारा जो उसके छोटे पार्ट्स हो, लेकिन और उसको छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये हार्ड फूड को सॉफ्ट फूड में कन्वर्ट करने का इसका फंक्शन होता है। तो 4 फंक्शन हो गया, बैक्टीरिया को किल करना, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करना, अमाइलेज को इनएक्टिव करना, और हार्ड फूड को सॉफ्ट फूड में कन्वर्ट करना, ठीक है, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। तो ये आपके हो गए यहाँ पे ऑक्जेनेटिक सेल्स का, ठीक है। फोर्थ सेल्स आती है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स क्या होती है, ये सेल्स होती है 3 सेल्स को मिला के बोलते हैं, जी सेल, डी सेल, ईसी सेल, ठीक है। अब जी सेल क्या करती है, जी सेल सिक्रेट करती है गैस्ट्रिन का। एक्चुअली ये हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है। एंजाइम सिक्रेट नहीं करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है। तो जो जी सेल होती है वो किसका सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रिन का। और जो डी सेल होती है वो किसका सिक्रेशन करती है, सोमेटोस्टेटिन का। और जो ईसी सेल होती है वो किसका सिक्रेशन करती है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का, ठीक है। अब एक आप पॉइंट आता होगा सर, हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस क्या होता है। बहुत डिफरेंस होता है। सिंपल सा बेसिक डिफरेंस होता है, जो हार्मोन होता है वो साइट ऑफ एक्शन से दूर जाके, साइट ऑफ रिलीज से दूर जाके काम करता है,
जैसे अपन का हार्मोन रिलीज हुआ, रिलीज तो ब्रेन से हो रहा है, लेकिन वो अपन के हार्ट बीट को भी तेज कर सकता है, वो अपन के जो अपन के डाइजेशन प्रोसेस को तेज कर सकता है, अपन को वॉमिट कर सकता है। तो रिलीज तो ब्रेन से हो रहा है, लेकिन वो काम कहीं और जाके कर रहे हैं। और जो एंजाइम्स होते हैं जहां पे रिलीज होते हैं वहीं पर काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। तो जो एंटर एंडोक्राइन सेल्स, जो एंडोक्राइन सेल्स होती है, तो एक्सोक्राइन है, ये कैसे सेल्स है, एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। तो जी सेल, डी सेल, इसी सेल। जी सेल का फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रेट करती है गैस्ट्रिन का। गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज। जो भी गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं, भाई कब पेप्सिनोजन को सिक्रेट करना है, फूड का स्टमक के अंदर प्रोटीन आ गया तो पेप्सिनोजन को सिक्रेट करना है, स्टमक के अंदर मिल्क आ गया तो अब प्रोरेनिन को सिक्रेट करना है, स्टमक के अंदर कोई फैट वाली चीज आ गई तो गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रेट करना है। तो ये सब चीजों के लिए स्टिमुलेशन कौन देता है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो सिक्रेट कौन करता है, जी सेल, ठीक है। तो स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज कौन करता है, गैस्ट्रिन, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन को कौन सिक्रेशन करता है, डी सेल, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन क्या होता है कि स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज। अब लग रहा है कि जो प्रोटीन पार्ट आया था वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, तो पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को कम करना है, तो वो कौन करेगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है। तो ये स्टॉप करता है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज। गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक से रिलीज हो रहा है। इसी सेल क्या करते हैं, इसी सेल बेसिकली दो हार्मोन को सिक्रेट करता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक है। हिस्टामिन को वैसोडाइलेटर बोलते हैं, सेरोटोनिन को वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी बोलते हैं। हिस्टामिन को वैसोडाइलेटर मतलब ये वेसल्स को डायलेट कर लेती है, वेसल्स का डायमीटर को बड़ा कर लेती है। कब बड़ा करती है कि भाई जब कभी कोई एलर्जिक रेस्पॉन्स हो गया, जैसे किसी को किसी चीज से एलर्जी या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर आ गया, तो उस वक्त अपन को WBC की अमाउंट ज्यादा चाहिए। तो अगर जो वैसोडाइलेटर, जो अपन की नर्व है वो उसका डायमीटर ज्यादा होगा तो उसके अंदर WBC की अमाउंट भी ज्यादा होगी। तो ये वैसोडाइलेटर एट द टाइम ऑफ एलर्जी या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ जाए तो ये वैसोडाइलेटर का काम करते हैं कौन, हिस्टामिन। मतलब अपन की नर्व्स को, कैपिलरीज के डायमीटर को बढ़ाने का काम करती है हिस्टामिन हार्मोन, ठीक है। इसका एक और काम होता है स्टिम्युलेटर। जैसे अपन गैस्ट्रिन पढ़ा था, गैस्ट्रिन स्टिम्युलेट करता है, वैसे हिस्टामिन भी स्टिम्युलेट करता है, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन एक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिन काम करता है वो हिस्टामिन भी काम करता है, और इसका एक्स्ट्रा फंक्शन होता है वैसोडाइलेटर। इसका एक और फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है अलर्टनेस का, कि अपन अलर्टनेस रहे, अपन अवेक रहे, तो इसलिए फंक्शन भी किसका रहता है, हिस्टामिन का, ठीक है। और सेरोटोनिन का फंक्शन होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का, क्योंकि अभी लगा कि जो WBC का अमाउंट था बहुत ज्यादा था, अभी लगा वहां पे इतने WBC की जरूरत नहीं है, जो फॉरेन पार्टिकल आया था वो खत्म हो चुका है, तो वापस उसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी ताकि WBC वापस अपने प्लेस पे चली जाए। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट कौन करता है, ये सेरोटोनिन, ठीक है। तो जब उसका काम हो गया, वैसोडाइलेटर ने अपना काम कर दिया, तो अब कौन एक्टिव हो जाएगा, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करवा, तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा। एक और फंक्शन होता है इसका इनहिबिटर का। इनहिबिटर मतलब जैसे जो यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन था वो यहाँ पे सेरोटोनिन का भी फंक्शन है, ठीक है। ये इनहिबिट करता है। गैस्ट्रिक जो सीक्रेट हो गए, अब उनको पता प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, तो पेप्सिनोजन को कम करना है, तो कौन करेगा, सेरोटोनिन और सोमेटोस्टेटिन दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में अपन ने पढ़ा, अपन ने कुछ इनसे रिलीज होने वाले एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, और अच्छे से पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिफ्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको पहले ही बताया था एलिमेंट्री कैनाल कंटिन्यूस कैनाल है, तो अपन के माउथ से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए स्टमक तक अपन पहुंच गए थे, उसके आगे अभी वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कन्वर्ट होती है, उसके अंदर खुलती है, ठीक है। तो स्टमक ओपन थ्रू पाइलोरस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था स्टमक के तीन पार्ट्स थे। जो ऊपर वाला पार्ट था, जो फर्स्ट पार्ट था कार्डियक पार्ट, वहां पर कार्डियक वॉल या गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर लगा हुआ था। सेकंड पार्ट था फंडस पार्ट, जहां पर मैक्सिमम डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते थे। और थर्ड पार्ट था पाइलोरस पार्ट, जहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा हुआ था। और पाइलोरिक स्फिंक्टर से होते हुए फूड कहां जाता है, अपन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पार्ट से डाइजेशन हो गया स्टमक के अंदर, जो आगे का डाइजेशन कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन भी होता है, यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होता है। फर्क क्या होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बीच में? डाइजेशन का मतलब होता है फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना। जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट ईट किया, उसकी बेसिक फॉर्म, उसके मोनोमर्स को कन्वर्ट किया, जो क्या होता है ग्लूकोज, ठीक है। जैसे अपन प्रोटीन ईट किया, उसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो क्या होता है अमाइनो एसिड्स। ये प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन। अब ग्लूकोज बन तो गया, उसको सेल तक पहुंचाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अपन
अपन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन भी पढ़ेंगे, अपन फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे आगे वाले 2-3 दिन बाद के लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मैक्सिमम डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लेकिन मैक्सिमम पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट मैंने आपको पहले बताया कि ड्यूडेनियम, जेजुनियम, इलियम, ठीक है। जो ड्यूडेनियम पार्ट होता है वो अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां से स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है पाइलोरस पार्ट ओपन होता है यहाँ पे ड्यूडेनियम के अंदर, ठीक है। अपर पार्ट होता है यू शेप्ड का पार्ट होता है, किसी किसी बुक में इसको सी शेप बताया गया है, इस तरह से है, इस तरह का पार्ट होता है। मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा उसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी किसी बुक में इसको सी शेप बताया गया है और किसी किसी बुक में इसको यू शेप बताया गया है, ठीक है। आपकी बुक में जो हो आप वो लिख सकते हो। तो अपर पार्ट होता है यू शेप होता है, 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, किसकी कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन की नहीं, खाली ड्यूडेनियम पार्ट की, ठीक है। अब इसका जो मेन पॉइंट आता है यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम पार्ट के अंदर। ऐसा क्यों होता है, यहीं पर क्यों होता है, इसके 3 रीजन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला रीजन ये है कि जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था ना उसके अंदर इसका डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हो। जो पैनक्रिएटिक डक्ट होती है, जो पैनक्रिएटिक डक्ट होती है वो अपना पैनक्रिएटिक जूस पैनक्रियाज से लाकर कहां सीक्रेट करते हैं ड्यूडेनियम में। पैनक्रियाज ये यहाँ पर ऐसे ड्यूडेनियम होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ये ड्यूडेनियम होता है इस तरह से कुछ, हाँ, और ये यहाँ पर पैनक्रियाज होती है। तो ये अपना जूस सीक्रेट कहां करती है, जो पैनक्रिएटिक डक्ट होती है वो अपना पैनक्रिएटिक जूस वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, वो सीक्रेट कहां करती है पैनक्रियाज के अंदर। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया, कॉमन बाइल डक्ट ब्रिंग बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से बाइल भी कहां लेके आती है, कहां लेके आती है कॉमन बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम पार्ट के अंदर। आप फर्स्ट लेक्चर के डायग्राम में देख सकते हो, मैं इसमें भी डाल दूंगा डायग्राम, आप देख लेना, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट आप देखो जो लीवर से एक डक्ट आ रही है वो भी कहां ओपन हो रही है ड्यूडेनियम के अंदर, ठीक है। और तीसरा पार्ट आता है, तीसरा रीजन आता है डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम स्टमक। जो स्टमक से पार्सल फूड आया उसके साथ जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो भी कहां पर आ रहे हैं ड्यूडेनियम के अंदर, ठीक है। तो इसका रीजन सिंपल सा है, यहाँ पे 3 जो है डाइजेस्टिव एंजाइम। और चौथा एक और रीजन जो इसके ड्यूडेनियम के खुद के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, एक और रीजन जो ड्यूडेनियम के खुद के ग्लैंड्स होते हैं वो भी इसका रीजन है, ठीक है। ये जो ड्यूडेनियम ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 जने अपने एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम होगा फूड का ब्रेकडाउन उतना ही ज्यादा होगा। स्टमक के अंदर क्या हो रहा था, खाली स्टमक ही सीक्रेट कर रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, पैनक्रिएटिक डक्ट पैनक्रियाज से अलग जूस लेके आ रही है, बाइल डक्ट लीवर से अलग लेके आ रही है, और जो ड्यूडेनियम पार्ट है वो खुद अपने जूस सीक्रेट कर रहा है और स्टमक से जूस अलग आ रहा है। तो 4 जने यहाँ पे जूस दे रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ज्यादा होंगे तो वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस भी ज्यादा होगा। तो इसलिए मैक्सिमम डाइजेशन का प्रोसेस कहां पर होता है, ड्यूडेनियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो कॉमन बाइल डक्ट होती है अपन लीवर में, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा क्या होती है कॉमन बाइल डक्ट, क्या होती है हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा नाम याद रख सकते हो। कॉमन बाइल डक्ट जो गॉल ब्लैडर से जो लीवर से जो बाइल जूस लेके आती है, ठीक है। तो जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो ड्यूडेनियम के अंदर ओपन होती है, वो गार्डेड होती है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या होती है कि एक स्फिंक्टर लगा होता है, जैसे ये कॉमन बाइल डक्ट आ रही है तो उसके आगे है ना, आगे एक स्फिंक्टर ऑफ ओडी लगा होता है, जहां पर स्फिंक्टर का फंक्शन एक ही होगा, वो बैकवर्ड मूवमेंट को रोकना। तो बाइल जूस जो आगे आया है वो वापस पीछे ना चला जाए, तो इसका यही फंक्शन होता है, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का। तो ये कहां पर लगा होता है, कॉमन बाइल डक्ट के ओपनिंग के ऊपर, जो जिसकी ओपनिंग कहां होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम पार्ट के अंदर, ठीक है, ठीक है, हो गया। अगला होता है यहाँ पे ब्रनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एक ब्रनर साइंटिस्ट था, उसने ग्लैंड को डिस्कवर किया था। ये ब्रनर्स ग्लैंड क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल जूसेस का सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेट करता है, ठीक है। जैसे अपने इसके अंदर पढ़ा था स्टमक के अंदर ये म्यूकस सेल्स थे, पेप्टिक सेल्स थे, ऑक्जेंटिक सेल्स थे, एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स थे, वैसे ही ब्रनर्स ग्लैंड यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेट करता है। इंटेस्टाइनल लाइपेज वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे जूस होते हैं जो अपन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।
अगर आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन समझना है अच्छे से तो ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अगला पार्ट आता है जेजुनियम। जो ड्यूडेनियम होता है वो आगे कंटिन्यूस किस्म होता है जेजुनियम पार्ट के अंदर, ठीक है। तो जो जेजुनियम होता है वो मिडिल सेगमेंट होता है। मिडिल सेगमेंट क्यों? फर्स्ट पार्ट हो गया ड्यूडेनियम, लास्ट पार्ट हो गया इलियम, उन दोनों के बीच में हो गया जेजुनियम हो गया, बोलते मिडिल सेगमेंट। उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर इन लेंथ होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में फर्क बता दिया। फूड को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, उसके मोनोमर्स में तोड़ना, मैक्रोमोलिक्यूल को, वो क्या होता है? डाइजेशन। और उसको सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करना क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जेजुनियम पार्ट के अंदर। क्यों होता है? कारण आता है यहाँ पे। मैंने आपको कारण बताया था डाइजेशन क्यों होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी कारण है। यहाँ पे कितने कारण? 3 कारण। मतलब पहला कारण है कि हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत ज्यादा। आप कॉइल्ड का मतलब समझते हो ना? बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा उलझा हुआ होता है, बहुत ज्यादा गुच्छे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाईली कॉइल्ड होता है। और दूसरा रीजन होता है डायमीटर मोर देन इलियम। देखो यहाँ पर जेजुनियम की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। यहाँ पे इलियम की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो अगर ऐसे देखे तो इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर होता है क्योंकि इसका डायमीटर इलियम से बड़ा होता है। तो यहाँ पे ज्यादा फूड आएगा, डाइजेस्ट किया तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। और दूसरा रीजन यहाँ पे क्या है? हाईली कॉइल्ड है, ठीक है। एक और रीजन इसका ये है कि मैक्सिमम विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। विलाई और माइक्रोविलाई क्या होता है? जो सरफेस होता है ना, वही मतलब फोल्ड होके बहुत छोटे छोटे थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इससे क्या होता है? वहां का जो एब्जॉर्प्शन जो एरिया होता है ना, वहां का एरिया बढ़ जाता है। तो एरिया बढ़ने के लिए यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है। और दूसरी चीज है यहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट मैक्सिमम विलाई एंड माइक्रोविलाई। इसको आप इसकी इमेज गूगल के अंदर दिए रखिए, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट होता है प्रेजेंस ऑफ लीफ फोल्ड इन सब म्यूकस नोन एज फोल्ड्स ऑफ कर्किंग। आपकी आरबीएससी 12th बुक के अंदर एक अलग से टॉपिक दिया हुआ हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं उसको इसी के साथ में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसी का पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ लीफ फोल्ड्स इन सब म्यूकोसा। मैंने आपको 4 लेयर बताई थी, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। तो जो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर में भी फोल्ड्स होता है, ठीक है। तो वो फोल्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने से क्या होगा? उसका एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने से क्या होगा? वहां पे फूड ज्यादा आएगा। और फूड ज्यादा आने से क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन सेल्स के द्वारा ज्यादा हो पाएगा, ठीक है। तो फोल्ड्स जो म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर होता है ना, उसके अंदर फोल्ड्स आ जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। जो फोल्ड्स आने से क्या हो गया? उसका एरिया बढ़ गया। और एरिया बढ़ने से क्या होगा? वहां पे जो फूड डाइजेस्ट हो गया वहां पे वो ज्यादा आएगा। उससे क्या होगा? उसका सेल्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसको फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? फोल्ड्स ऑफ कर्किंग, ठीक है। फोल्ड्स ऑफ कर्किंग, ठीक है। अगला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है इलियम। इलियम भी कॉइल्ड होता है, 5 मीटर लेंथ में होती है, ठीक है। इलियम जो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा? ड्यूडेनियम। यहाँ पे स्टमक का लास्ट पार्ट ओपन हुआ था पाइलोरस, ठीक है। वैसे इसका लास्ट पार्ट कौन सा है? इलियम, जो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन हो गया, जिसका नाम क्या होगा? सीकम। और जो दोनों का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वहां पर क्या उसका एक नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? इलियोसीकल जंक्शन, ठीक है। इलियो फॉर इलियम, सीकल फॉर सीकम, और जंक्शन है दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। और सीकम से 2 सेंटीमीटर नीचे मैंने आपको बताया था वर्मी फॉर्म वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, ठीक है। जिसका भी प्रैक्टिकल कोई फंक्शन नहीं होता है। आगे आता है कि जो जैसे यहाँ पर सब म्यूकोसा लेयर फोल्ड हुई थी और क्या बनाया था? फोर्स ऑफ कर्किंग बनाए थे। वैसे यहाँ पर की जो म्यूकोसा लेयर होती है इलियम की, वो भी क्या हो जाती है? फोल्ड्स हो जाती है, ठीक है। जो म्यूकोसा लेयर ऑफ इलियम के अंदर क्या होता है? लैक्टियल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये लैक्टियल ग्लैंड क्या करता है? ये फैट के डाइजेशन में यूज आता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट्स के अंदर इनका यूज आता है लैक्टियल ग्लैंड्स का। कैसे? जैसे अपने फैट जो भी खाए तो फैट का कुछ पार्ट था वो स्टमक ने डाइजेस्ट कर लिया गैस्ट्रिक लाइपेज को सीक्रेट करके, कुछ पार्ट बाकी रह गया इंटेस्टाइन तक पहुंचा तो इंटेस्टाइनल लाइपेज सीक्रेट करके वो फैट को डाइजेस्ट कर लेंगे। और उसको सीक्रेट कौन करता है? लैक्टियल ग्लैंड्स, ठीक है। लैक्टियल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होते हैं? इलियम पार्ट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर, ठीक है। आगे आता है नॉन एज पेयर्स पेचेस, उनको क्या बोलते हैं? लैक्टियल ग्लैंड का नाम होता है पेयर्स पेचेस, ठीक है। वो पेच की फॉर्म होता है, बहुत स्पोर्ट्स की फॉर्म होता है ऐसे इस तरह से, ठीक है। आगे आता है म्यूकोस एपिथेलियम ऑफ इलियम बिकम्स फोल्डेड एंड फॉर्म इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जैसे वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो म्यूकोस एपिथेलियम जो फोल्ड हुई थी, उन्होंने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाए थे, अपन पढ़े थे। वैसे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड फोल्ड हो जाती है
और ग्लैंड से बना चाहिए, जिसको क्रिप्स ऑफ लिबरकुन बोलते हैं। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन जो फोल्ड होता है ना, उसके जो नीचे वाला पार्ट क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। वहां पर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। गॉबलेट सेल्स का बेसिक फंक्शन एक ही होता है, म्यूकस का सीक्रेट करना। जो डाइजेस्टेड फूड हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो यहाँ से इलियम से होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। तो जितना जो म्यूकस सीक्रेट हो गया, तो म्यूकस से क्या बेनिफिट होगा, वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इजीली आगे बढ़ता जाएगा। तो फ्रिक्शन कम कौन करेगा, म्यूकस, और म्यूकस को सीक्रेट कौन करेगा, गॉबलेट और पेनेट सेल्स। और ये कैसे बने, जो म्यूकोसा लेयर थी इलियम की फोल्ड हुई और उन्होंने क्या बना दी, गॉबलेट सेल्स। इसकी एक फोटो है, एक इमेज है, उसमें आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, मैं उसको डाल दूंगा इसके बाद। ओके, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको डाउट हो तो पूछते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।